नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं एक बार फिर से इजराइल, फलस्तीन और उसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। लेकिन खबरों पर जाने से पहले, मुख्य खबरों पर जाने से पहले ये एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में प्रचार लगातार किया जा रहा है उन चीजों का बहिष्कार करने की जिनका कहीं ना कहीं इजराइल के साथ रिश्ता है, नाता है। पूरे मिडिल ईस्ट में और यहां तक कि अमेरिका और यूरोप में भी ये एक बहिष्कार का पूरा दौर चला है, जिसमें इजराइल से जुड़ी हुई चीजें जिनका प्रोडक्शन इजराइल के लोग करते हैं, जिनकी कंपनियों के मालिक इजरायली हैं, ऐसे चीजों को लगातार बहिष्कार किया जा रहा है, बायकॉट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ उन कंपनियों को भी बायकॉट किया जा रहा है जिन्होंने इस युद्ध में इजराइल की मदद की है, मैकडोनाल्ड और ऐसी कई सारी कंपनियों को। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है कोला कंपनियों पे, पेप्सी कोला और कोका कोला पर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फलस्तीन के नाम से एक कोला बना है, पैलेस्टीनियन कोला, पैलेस्टीन कोला, जो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो जंग के बहुत सारे आयाम होते हैं, उसमें से एक ये है कि उनकी चीजों का बहिष्कार किया जाए। ऐसे ही इजरायली इकॉनमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यह बहिष्कार भी अपने तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। और मिडिल ईस्ट की जनता, खासतौर पर जहां के हुक्मरान अपनी अपनी वजूहात से जाकर अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, वहां की जो आवाम है वो फलस्तीन के साथ खड़े होने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रही है। अब चलते हैं खबरों की तरफ। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि वेस्ट बैंक में, जो फलस्तीन का हिस्सा है और जहां पर लगातार इजराइल अपने तरीके से कब्जा करने की, वहां के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वहां एक अमेरिकन नागरिक एहसेनोर यज़गी आयगी बेता नाम की एक जगह पर इनको गोली मार दी गई है। सीधे इनके सिर में गोली मारी गई है और इसको लेकर पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ है। दरअसल जेनिन में, बेता जिसमें आता है, जेनिन में इजरायली फौज थी, वहां की सड़कों को तोड़ा, वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जितना कुछ जैसे वो करते हैं वो कर सकते हैं। और जब शोर मचा तो अब वो जेनिन से वापस लौट आए। गजा में तो लड़ाई चली रही है, लेकिन वेस्ट बैंक में भी लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि जो सेटलर्स हैं वहां जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। इस चीज को लेकर वहां गुस्सा है, वहां आंदोलन चल रहा था। और एहसेनोर यज़गी जो हैं वहां पे आई हुई थी लोगों का समर्थन करने के लिए। वो टर्किश मूल की एक अमेरिकन नागरिक है। अब उनकी हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। कारण यह है कि अमेरिका हमेशा आकर सामने कहता है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद सचेत हैं। आपको याद होगा, मैंने पहले भी दिखाया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान आया था कि अगर आप अमेरिकी नागरिकों को मारोगे तो फिर हम अपनी पॉलिसी बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो 6 अगवा किए हुए लोग मारे गए हैं, उनको लेकर भी अमेरिका में, उसमें चूंकि एक अमेरिकी नागरिक था तो उसको लेकर भी अमेरिका ने बहुत सारी बातें की। जो हमास के लोग हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस शुरू किए, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अब जब एक अमेरिकन नागरिक मारी गई है फलस्तीन के समर्थन में, तो सबकी जबान सिल गई है। जब वो होस्टेज मारा गया था तब अमेरिका ने एक बार नहीं कहा था कि हम पहले इसकी जांच करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। फटाफट कोर्ट में केस कर दिया गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो गई और सब शुरू हो गया। हमास के ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाने शुरू हो गए कि वो सीज फायर रोक रहा है, वगैरह वगैरह। ये बात की ही नहीं गई कि एक तरफ आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार गजा पे हमले हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हम किसी हालत में सैनिक नहीं हटाएंगे। ये सारा कुछ चल रहा है और आप एक बार भी ये कहने को तैयार नहीं है कि 2 जुलाई को जो समझौता तैयार हो गया था उसमें पेच नेतन्याहू ने फंसाया, किसी और ने नहीं फंसाया। लेकिन चूंकि अमेरिकन नागरिक मारा गया था, आपने हमास के ऊपर तुरंत केस कर दिया, अच्छी बात है। अब मुझे यह बताइए कि एहसेनोर यज़गी जो एक अमेरिकन नागरिक हैं, जिनका पासपोर्ट सोशल मीडिया पे आ चुका है, जो साफ साफ बताता है कि वो एक अमेरिकन नागरिक हैं, उनकी हत्या के बाद क्यों ब्लिंकन कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी? आपको मैं बताऊं, बीबीसी की बड़ी इज्जत है हमारे यहां, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि वो भी इंटरनेशनल गोदी मीडिया का बड़ा हिस्सा है। बीबीसी ने इसकी खबर छापी, ये छापा कि अमेरिकन नागरिक को गोली मार दी गई, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया। इजराइल का नाम लेने में शर्म आती है, इनको डर लगता है। किसने मार दिया भाई? जब होस्टेज मारे गए थे तब तो आप लोगों ने बहुत खुल के लिखा कि हमास ने मार दिया, ठीक बात है, चलिए मान लिया। लेकिन अब यहां पर जहां इजराइल ने मारा है अमेरिका के नागरिक को, तो यह लिखने में यूरोप और अमेरिका का जो गोदी मीडिया है उसको शर्म क्यों आ रही है?
क्यों नहीं वो दुनिया को बताना चाहता है? ऐसे ही कोई भी खबर आप देख लीजिए, 6 बच्चे मारे गए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इजरायली हमले में मारे गए। अगर रशिया में मारा जाएगा, अगर यूक्रेन में कोई मारा जाएगा तो आप लिखेंगे रशिया के हमले में मारे गए, लेकिन फलस्तीन में मारा जाएगा तो आप लिखेंगे हमले में मारे गए। जैसे यह हमला कोई खुदा कर रहा है, जैसे यह हमला आसमान से हो रहा है, जैसे इस हमले में किसी मुल्क का, किसी व्यक्ति का हाथ ही नहीं है, जैसे आपको यह लिखने में शर्म और डर लगता है कि इजराइल ये सारे हमले कर रहा है, इजराइल बच्चों को मार रहा है, और एक अमेरिकन नागरिक जो एक्टिविस्ट है उसको वहां पर गोली मार दी गई, सीधे बंदूक से उसके सिर पे सटाकर गोली मार दी गई, उसकी डेथ हो गई, लेकिन उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। सवाल क्या खड़े किए जा रहे हैं? सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो वार जोन में क्यों गई थी, ऐसी जगह पर जहां जंग चल रही थी वो क्यों गई थी। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पूरी गोदी मीडिया जो ये सवाल उठा रही है, इंटरनेशनल गोदी मीडिया, अपनी गोदी मीडिया के पास तो अभी इतनी समझ ही नहीं है, वो जब 2-4 दिन ये चल जाएगा उसके बाद कोई खबर आएगी अपने यहां। मैं उससे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बताइए हुजूर आला कि उसको वार जोन घोषित कब किया गया? कब घोषित किया इजराइल ने कि जेनिन जो है वो वार जोन है, या फिर ये जो गांव है बेता जहां उसको मारा गया है, ये छोटा सा इलाका है, 11-12 हजार लोग रहते हैं, कब घोषित किया गया कि वो वार जोन है? और वार जोन कब होता है? जब दोनों तरफ से हथियार चलते हैं। दूसरी तरफ से तो कोई हथियार चल नहीं रहे हैं। आप आर्मी लेके गए, आपने सड़कें तोड़ दी, आपने घर तोड़ दिए, आपने दुनिया भर की परेशानी खड़ी कर दी, और अब आप कह रहे हैं वो वार जोन है। घोषित कर दीजिए कि पूरा का पूरा वेस्ट बैंक वार जोन है। आपने तो कभी वेस्ट बैंक को वार जोन घोषित नहीं किया। यह अलग बात है कि नेतन्याहू अब अपने नक्शे में वेस्ट बैंक को शामिल कर रहा है। वेस्ट बैंक के मामले में तो समझौता हुआ था कि वहां पर फतेह का शासन चलेगा, महमूद अब्बास साहब जो हैं वहां के शासक होंगे, आप केवल सुरक्षा का मामला संभालेंगे, इसके अलावा आपके हाथ में कोई और मामला नहीं था। लेकिन अब तो आप वेस्ट बैंक में घुसते जा रहे हैं, वहां की जमीनें कब्जा कर रहे हैं, वहां के घर तोड़ रहे हैं, वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। ये वार तो नहीं है, ये तो अवैध कब्जा है। और आपको याद दिला दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ने बाकायदा जुलाई में ये बयान दिया था, सारी दुनिया के सामने ये बयान दिया था कि ये सब कुछ इल्लीगल है। मोटा मोटी तो वो यही कह रहा है कि इजराइल जो नक्शा दिखा रहा है वो इल्लीगल है, क्योंकि लीगली उन इलाकों पर इजराइल का कोई कब्जा है ही नहीं। और अगर वो इल्लीगल है, इजराइल वहां जाकर जंग कर रहा है, तो ये तो एक वार क्राइम है। इसकी बात आप नहीं करेंगे। आप ये नहीं लिखेंगे कि फलस्तीनियों के साथ इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है, वो वार क्राइम है, वो इल्लीगल है। आप ये कहेंगे कि वो महिला, वो एक्टिविस्ट वार जोन में क्यों गई थी। बहुत अच्छा, ये वेस्ट की का लिबरलिज्म है, जिसकी वो बात करते हैं कि हम बहुत लिबरल हैं, हमारे यहाँ पूरी की पूरी आज़ादी है कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की। वो ये आज़ादी है कि आप इजराइल लफ्ज़ भुला देंगे, उसको वार जोन कहेंगे, और एक अमेरिकन नागरिक की हत्या के बाद इजराइल को बचाने की कोशिश करेंगे। यह मामला इतनी जल्दी दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अमेरिका जिस तरह से इजराइल का गुलाम है, कोई कार्रवाई करेगा इसकी उम्मीद तो ना आपको है ना हमको, लेकिन ये चीजें इतिहास में दर्ज हो रही हैं और किसी न किसी दिन इनका हिसाब जरूर होगा। उधर नार्दर्न जो इजराइल है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नार्दर्न जो इजराइल है वो लगातार खाली हो रहा है, वहां से लोग लगातार भाग रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल ने भी पलट के हमला किया है हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर, लेकिन उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने फिर से हमला किया है जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अब वहां के अखबारों में भी और वहां से बाहर के अखबारों में भी जो सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है वो ये कि अगर ये हमले और तेज हुए तो सबसे बड़ा असर इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। देखिए, चाहे लेबनान हो, चाहे फलस्तीन हो, चाहे बाकी आसपास के मुल्क हों, उन्होंने तो बहुत तबाही बर्दाश्त की है, उनको बहुत कुछ बर्दाश्त करने की आदत है। लेकिन वहां के ही जो बिजली विभाग के चेयरमैन हैं उनका कहना है कि अगर हिजबुल्लाह हमला करता है और उसमें हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो संयंत्र हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे यहाँ सारा कुछ लगा हुआ है, अगर वो नष्ट होता है, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो पूरा इजराइल अंधेरे में डूब जाएगा। और 72 घंटे अगर लाइट नहीं आती है तो इजराइल में तबाही मच जाएगी। ये वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं। तो लेबनान के साथ जो लड़ाई का मामला है, इजराइल कह तो रहा है कि अब लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है, लड़ाई में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है, हिजबुल्लाह के पास ताकत काफ़ी ज़्यादा है, ईरान से उसको हथियार मिले हुए हैं, उसके पास इतनी मिसाइलें और इतने ड्रोन हैं
कि वो रोज 2 से 3 हजार मिसाइल लगातार महीनों तक दाग सकता है इजराइल के ऊपर, जिसको झेलना इतना आसान नहीं होगा। अभी जो हमले हुए हैं उसमें भी काफी नुकसान हुआ है, तो उस हमले से वो बच रहा है। और मेरा अपना मानना है कि ईरान सीधी जंग शुरू करने से पहले इस लड़ाई को तेज करना चाहता है ताकि इजराइल हिजबुल्लाह से एक बार उलझ जाए, उसके बाद दूसरी तरफ से हमला किया जाएगा तो इजराइल के लिए झेलना आसान नहीं होगा। और इन सब के साथ साथ इजराइल के अंदर जिस तरह का बवाल चल रहा है उसको भी नोट करना जरूरी होगा। जो इजरायली अखबार लगातार ये बात कहते थे, लगातार नेतन्याहू के समर्थन में रहते थे, अब उनकी आवाज बदलने लगी है। मैंने आपको बताया था कि इजराइल के अपने अखबार में एक ऑपेड छपा था जिसमें यह कहा गया था कि अगर यह लड़ाई होती है, अगर यह लड़ाई आगे बढ़ती है तो इजराइल का अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अब कंडीशन यह है कि इजराइल का जो समाज है वो एक अलग तरीके के भ्रम में जीता है। ये सारे के सारे बाहर के लोग हैं। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग मैं स्टडी के बारे में बता दूं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी, सैंपल लिए थे लोगों के जीन्स के और उनकी जांच की थी। उस जांच में यह मिला कि 97.5% यानी 100 में से 98 के आसपास जो यहूदी हैं उनका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उनके जो जीन हैं वो बाहर के हैं, वो सेमेटिक जीन है ही नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू भी बेसिकली तो मिल्कोवस्की है। यहां आकर इन लोगों ने नेतन्याहू नाम रख लिया ताकि लोकल लगे, वो तो पोलैंड का है। तो ज्यादातर बाहर से आकर बसे हुए हैं और सबका कॉमन स्वार्थ यह है कि इस जमीन पर कब्जा बनाए रखें। वहीं उल्टा अगर आप फलस्तीनियों का देखेंगे तो यही स्टडी बताती है कि 80% फलस्तीनी सदियों से, खानदान से, उनके पुरखे यहीं के हैं, वो लोकल वहीं के रहने वाले हैं। तो ये जो इनका लॉजिक होता है कि हम तो यहीं के थे, यहां से बाहर चले गए, अब अपनी जमीन पर वापस आए हैं, ये लॉजिक बिल्कुल फ्रॉड है। ये यहां कभी रहे ही नहीं। तो ये सब इनको पता है। ये जो जिस स्टडी की मैं बात कर रहा हूं वो स्टडी अब वेबसाइट से उड़ा दी गई है। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारी इस तरह की चीजें बताई हैं जिसकी वजह से वहां पर इस तरह की जांच इलीगल है। दुनिया में शायद इकलौता देश है जहां पर जीन्स की जो ये जांच होती है जिससे पैटर्निटी पता चलती है वो इलीगल है, क्योंकि अगर वो जांच होगी तो पता चलेगा ये सब बाहर के हैं। तो इनका आपस का स्वार्थ है जिसके चलते कैसे भी फलस्तीन पर ये कब्जा बनाए रखे। अमेरिका, इंग्लैंड, इन सबसे इनको सपोर्ट मिलता रहा, कभी कोई खतरा उठाना नहीं पड़ा। इसलिए धीरे धीरे जितनी जमीन कब्जा कर सकते थे उतनी जमीन कब्जा करते गए। अरब मुल्क अमेरिका और इंग्लैंड के कहने पर खामोश रहे तो कभी किसी सच्ची बड़ी लड़ाई में इनको नहीं पड़ना पड़ा। अब जब यह खतरा बड़ा लग रहा है इनको, उधर ईरान तैयार बैठा है, लेबनान से लड़ाई चल रही है। हूथी ने तो 95% जो रेड सी के थ्रू ट्रेड होता था उसको बंद कर दिया है। पहले अगर 100 जहाजें जाती थी तो अब 5 जहाजें मुश्किल से जा रही हैं। उधर सीरिया से भी अटैक हो रहे हैं। उधर जो कुर्द लड़ाके हैं, खासतौर पर इराक के जो कुर्द लड़ाके हैं, वो लगातार हमले कर रहे हैं। तो पहली बार एक ऐसी स्थिति बनी है जब इजराइल को एक बड़ी लड़ाई में जाना पड़ सकता है। और बड़ी लड़ाई में इजराइल जाएगा तो जाहिर तौर पे दूसरों का नुकसान होगा तो उसका नुकसान भी होगा। अगर वो बम और गोले बरसाएगा तो इजराइल में भी बम और गोले बरसेंगे। और जो इनको लगता था कि हम तो बिल्कुल सेफ हैं, हमारे ऊपर कोई हमले नहीं हो सकते हैं, वो बात भी अब गलत साबित हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से ड्रोन पिक्चर जारी की या हिजबुल्लाह जिस तरह से लगातार हमले करके नुकसान पहुंचा रहा है, उससे इनको काफी नुकसान पहुंचा है। अभी मैं बताऊं कि इन्होंने वहां पर किसी भी तरह की रिपोर्टिंग पर फिलहाल बैन किया हुआ है। वीडियो रिपोर्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि खबर यह है कि हिजबुल्लाह के हमलों में इनको काफी सारा नुकसान हुआ है। इन्होंने बहुत सारी होशियारियां की हैं। मोसाद का जहां हेडक्वार्टर है, आईडीएफ का जहां हेडक्वार्टर है, उसके बिल्कुल पास में स्कूल हैं, अस्पताल हैं। तो एक तो इनके लोग जब बीमार पड़ते हैं खटाक से अस्पताल में पहुंच जाते हैं। दूसरा ये कि कोई हमला करेगा और जरा भी इधर उधर हुआ, अस्पताल पे या स्कूल पे गिरेगा तो ये लोग कहेंगे कि जानबूझ के हमारा स्कूल और अस्पताल तोड़ा जा रहा है। तो बहुत ज्यादा साजिश के साथ सब कुछ बनाया है। उसके बावजूद अगर यह जंग होती है तो इनके लिए बेहद खतरनाक होगी। और अभी जो जंग चल रही है वो भी कम खतरनाक नहीं है। नॉर्दर्न इजराइल, मैंने आपको बताया कि लाखों लोग घर छोड़कर वहां से भागे हुए हैं।
तो ये डर एक उनके अंदर है। अभी मैं कल एक खबर पढ़ रहा था कि वहां के एक्स जो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी वहां से चली गई हैं, कहीं हैं बस अब इससे ज्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं हो जाता। सिमोन पेरेज की बेटी बाहर चली गई हैं, कहती हैं हमको अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। इसके अलावा जितने इजरायली हैं ज्यादातर दूसरे मुल्कों के हैं, तो दूसरे मुल्कों में भी उनका घर है, उनकी प्रॉपर्टी है। इजराइल इकलौता देश है जहां कोई भी यहूदी जाके बस सकता है, उसको तुरंत नागरिकता मिल जाती है। तो ज्यादातर जो वहां पर रहते हैं उनके पास डबल नागरिकता है, कोई इंग्लैंड का है और वहां भी रहता है, कोई पोलैंड का है वहां भी रहता है, कोई अमेरिका का है वहां भी रहता है। इस तरह की वहां पे दोहरी नागरिकता है। तो बहुत सारे लोग वहां से निकलने के चक्कर में हैं ताकि अपनी बेसिक जगहों पे पहुंच जाएं। युद्ध का खतरा झेलने, बातें करने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब वाकई युद्ध का खतरा झेलना होता है, जब बमों के बीच में रहना होता है, तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। आज कंडीशन यह है कि वहां पर आर्मी में भर्ती की संख्या लगातार कम हो रही है। ये सब चीजें बताती हैं कि नेतन्याहू चाहे कितना भी पागलपन करता रहे, हम सब जानते हैं, अब तो ये बिल्कुल क्लियर है, वहां के अखबार लिख रहे हैं कि जो उसके अगवा किए हुए लोग हैं उनके मरने से वो खुश हो रहा है कि अगर ये सारे के सारे मर जाते हैं तो फिर समझौते की कोई जरूरत नहीं होगी, हम लगातार जंग करते रहेंगे। लेकिन अगर ये जंग लगातार चलती है तो जैसा वहीं के अखबार कह रहे हैं, उसका खुद का वजूद तो खतरे में पड़ेगा, उस इल्लीगल मुल्क का वजूद भी पूरी तरह से खतरे में पड़ सकता है। दुनिया तो है उसके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुन के लगता है कि क्या पागलपन है। फ्रांस में एक नर्स को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो गई थी और वहां फलस्तीनियों की सेवा की थी उसने। इंग्लैंड में एक डॉक्टर गई थी, उनको धमकी दी जा रही है। आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने कहा था वारंट जारी करना चाहिए, उन्होंने कहा है कि दुनिया भर से हमें धमकी मिल रही है। तो ये धमकी, गुंडागर्दी, दूसरों के भरोसे सब कुछ करना बड़ा आसान है, लेकिन जिस दिन जंग होगी और सीधी जंग होगी, और वो दिन अगर नेतन्याहू यही हरकतें करता रहा तो बहुत देर नहीं है उस दिन में, तो यकीन जानिए कि बाकी मुल्कों को नुकसान तो होगा ही होगा। इजराइल का अपना वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। और तानाशाहों की ये आदत होती है कि वो खुद तो जाते ही हैं लेकिन उसके पहले अपने मुल्क को बर्बाद कर देते हैं, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे दुनिया भर का कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इस समय अगर सारी दुनिया मिलकर कोशिश करती तो वहां शांति हो सकती थी, जो पूरी दुनिया में शांति ला सकती थी। लेकिन पूरी दुनिया जिस तरह से या तो खामोश है या इजराइल के साथ खड़ी है। और जब मैं पूरी दुनिया कह रहा हूं तो हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, शासकों की बात कर रहा हूं। उससे एक बड़ा खतरा खाड़ी में बड़े युद्ध का है, और यह खतरा सब जानते हैं कि केवल खाड़ी तक नहीं रहेगा। रशिया, चाइना और अफ्रीका जैसे देश अगर इसमें शामिल होंगे तो ये एक ऐसी बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है जो सारी दुनिया के लिए तबाही का सबब बनेगी। अब जो होगा, जैसे होगा, बात भी करेंगे, उस पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि फ़लस्तीन की आवाज़ लगातार उठाया जाए। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जो ही कोई नई खबर आए मैं आपको अपडेट करूं। आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, जुड़े रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देश दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं। मुमकिन अगर हो तो हमारे साथ खड़े होइए, मुमकिन हो तो हमारी मदद कीजिए। पिन कमेंट खोलिए, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को जितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप हमारे साथ खड़े होंगे तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।